Dear 7th class, this is lesson number 9. The name of the lesson is Struggle for Equality and from your Social and Political Life book. And this is the last chapter of this book. So let us do this chapter, dear students. चैप्टर है हमारा स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। इस बुक में हमने बहुत से लोगों के बारे में पढ़ा। कांता के बारे ट्रीट किया गया। तो ऐसे लोग जिनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, वो लोग जब इकट्ठे होते हैं और इनइक्वलिटी के अगेंस्ट जस्टिस की डिमांड करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने स्ट्रगल की इनइक्वलिटी के खिलाफ। तो कहते एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस बुक, जैसा कि हमने इस बुक में पहले भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सब इंडियंस को इक्वलिटी दी है, चाहे रिलीजन के बेस पे, सेक्स, कास्ट, कुछ भी हो, रिच पुअर, हम सबको इक्वल माना है। किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। जितने भी एडल्ट्स हैं 18 ईयर से अबव हैं, उन सबको वोट डालने का राइट दिया है, उन सबको पावर दी है कि अगर उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं है तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको हरा भी सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी ये जो इक्वलिटी हमें मिली है बैलेट बॉक्स में, यानी कि वोट डालने में जो इक्वलिटी हमें मिली है, ये सब लोगों को इक्वली नहीं कर पा रही है। बिकॉज वोट ऑफ वन पर्सन इज़ गुड एज दैट ऑफ अनदर, एक ही इक्वलिटी है। पर फिर भी जैसे कि हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन हो गई है हेल्थ सर्विसेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स निगलेक्ट करते हैं लोगों को। जैसे कि हमने हाकिम शेख के केस में देखा था, हमने कांता के केस में देखा था कि अमन को अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिली सरकारी हॉस्पिटल में। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों को एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसी तरह से हमने और क्या देखा था कि एक मैन जो जूस बेचता है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, ब्रांडेड कंपनीज़ के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहा। और हमने सपना के बारे में भी पढ़ा था कि वो कॉटन ग्रो तो इट मीन्स मालिनी के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी, लोगों के घरों में काम करती थी मालिनी। हमने उसके बारे में पढ़ा था कि उसको इंसल्ट सहनी पड़ती है इतना काम करके भी। तो इन सारे एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है और जो रिसोर्सेज की कमी है, वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया में अनइक्वलिटी है, चाहे हमें वोट डालने में इक्वलिटी मिली हो। ऑन दी अदर हैंड और एग्जाम्पल्स देख लो, चलो अंसारीज़ की एग्जाम्पल देख लो। इंसारीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि वो उनकी कास्ट अलग थी, वो मनी पे करने को तैयार थे, फिर भी उन्हें रेंट पे घर नहीं मिला, कोई अपार्टमेंट उन्हें नहीं मिला, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं थे ऐसे इंसान को कोई भी अपार्टमेंट देना जो उनके रिलीजन का ना हो। उसी तरह से आप ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में सोचो, जिनको उनके टीचर ने फोर्स किया था कि वो स्कूल में झाड़ू लगाएं क्योंकि वो दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि वुमेंस का वर्क जो है, और भी याद करो चैप्टर्स शुरू में, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वुमेन का जो वर्क है उसे लेस वैल्यू दी जाती है मैन के वर्क से। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड्स पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो रिलीजन के आधार पे होता है, कास्ट के आधार पे होता है, सेक्स के आधार पे होता है, वो भी एक फैक्टर है इंडिया में अनइक्वलिटी होने का। कहती आम तौर पे जो गरीब लोग हैं उनको डिग्निटी की कमी मिलती है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ठीक है, और वो लोग फिर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई वेयर वन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे ना ये पता करना भी बेटे मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे एक इनइक्वालिटी ख़त्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। उनका स्कूल से हटने का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, और साथ में गरीबी है, ऊपर से उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, फिर उनके पास लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटी है। तो यानी कि कई इंसान तो ऐसे हैं जिनके साथ कई बार इनक्वालिटी से बिहेव किया जाता है, उनके साथ कई बार डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो ये सारी जो इनक्वालिटीज़ आपने पढ़ी, लोग इन इनक्वालिटीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, इक्वालिटी लाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। पूरे वर्ल्ड में
इन एवरी कम्युनिटी, हर विलेज में, हर सिटी में, हर टाउन में हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं और जिन्होंने फ़ाइट किया है इक्वलिटी के लिए। ये वो लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ खड़े हुए और जिन लोगों ने खुद डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया या डिस्क्रिमिनेशन को विटनेस किया, देखा। और इन लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है क्योंकि इन लोगों ने हर पर्सन की डिग्निटी को इक्वल समझा और हर पर्सन की डिग्निटी दिलवाने के लिए काम किया, मेहनत की। ऑफन सम ऑफ दिस पर्सन, ये जो लोग हैं इनको रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है बिकॉज इनके साथ सपोर्ट होती है, इनको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्हें सपोर्ट करते हैं, वो सारे लोग जो इनइक्वालिटीज़ को फेस कर रहे होते हैं। तो इंडिया में ऐसी कई स्ट्रगल्स हुई हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था वुमेंस मूवमेंट के बारे में, चैप्टर 5 में पढ़ा था ना हमने कि उन्होंने इशू उठाया था इक्वलिटी का। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं तवा मत्स्य संघा की। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मध्य प्रदेश में बनी थी, तवा मत्स्य संघा। इसमें पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू, लोग इकट्ठे हुए एक इशू पे फाइट करने के लिए। देयर आर मैनी स्ट्रगल्स। लेबरर्स ने स्ट्रगल की है, स्लम्स में रहने वाले स्लम डिवेलर्स जो स्लम्स में रहते हैं उन्होंने स्ट्रगल की है। इन लोगों ने इकट्ठे मिलकर जस्टिस के लिए कई बार स्ट्रगल की है। देयर आर आल्सो मैनी अटैम्प्ट्स, और कई बार कई कोऑपरेटिव्स भी बनी हैं, ठीक है, और ताकि और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, और भी कई तरीके से कोऑपरेटिव्स वगैरह बनी हैं और लोगों ने कोशिशें की हैं इक्वलिटी लाने की। अब इसमें से हम तवा मत्स्य संघा के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जब डैम्स बन रहे थे जंगलों के एरिए के ऊपर, तब ये डिक्लेयर सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिप्लेस्ड। तो कई सारे लोगों को डिप्लेस किया गया डैम्स को बनाने के लिए। होल विलेज आर अपरूटेड, पूरे विलेजेस को अपरूट कर दिया गया और लोगों को फोर्स किया गया कि वो कहीं और जाके नए घर बनाएं और अपना जीवन फिर से शुरू करें। मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, ये लोग गरीब थे। अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे होता है, जो लोग बस्तियों में रहते होते हैं पुअर लोग, उनको अपरूटेड कर दिया जाता है शहरों में, ठीक है, और कुछ के लोगों को रीलोकेट कर दिया जाता है शहर के बाहर। तो इस तरह से इनके काम, इनके बच्चे जहाँ जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वो सीवियरली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और इनको अपने काम पे जाने के लिए डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इनको शहर के बाहर ठहराया जाता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की, कम्युनिटीज़ की, इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन क्वाइट वाइड स्प्रेड। ये बहुत ज़्यादा फैली हुई प्रॉब्लम है जो हमारे पूरे देश में फैली हुई है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर, तो ऐसे टाइम पे लोग आमतौर पे इकट्ठे होते हैं और इस चीज़ के खिलाफ लड़ते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं कंट्री में जहाँ पे इस तरह की फ़ाइट होती है। तो ऐसे ही एक फ़ाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, तवा मत्स्य संघा के बारे में। फाइट करती है, जो लड़ी अपने राइट्स के लिए कि इन्हें जंगलों से, फॉरेस्ट्रीज से ना निकाला जाए। और सतपुरा फॉरेस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश, कौन से फॉरेस्ट? सतपुरा फॉरेस्ट्रीज। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश की। तो ऑरिजिनेटिंग इन मैलहेदो हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे तवा रिवर फ्लो करती है बैतूल में, ठीक है। बिफोर ज्वाइनिंग, नर्मदा रिवर में मिलने से पहले होशंगाबाद में, ठीक है। ये जो वहाँ पे तवा डैम बनाया जा रहा था, उस रिवर के ऊपर एक डैम बनाया जा रहा था 1958 में और वो कंप्लीट हुआ 1978 में। उसमें जब ये डैम बनाया गया उसमें बहुत सारा जंगलों का एरिया और बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड भी सबमर्ज हो गया। फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बाद वर नथिंग लेफ्ट विद नथिंग, फॉरेस्ट में, जंगलों में रहने वालों के पास कुछ नहीं बचा। कुछ वो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए एंड कुछ लोग तो आसपास जो रिजर्वियर बना था ना उसके आसपास रहने लगे। अपार्ट फ्रॉम दे मर्ज फार्म्स फाउंड लाइवलीहुड इन फिशिंग, दे अर्न वेरी लिटल। अब उनके पास कमाई बहुत कम रह गई क्योंकि वो फिशिंग करके कमाई करते थे। इन 1994 में फिर क्या हुआ, डैम बन गया, इट्स ओके। 1994 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो फिशिंग का राइट्स थे, फिशिंग के जो हक थे, तवा रिजर्वियर में जो तालाब बनाया था ना तवा रिवर के साथ, वहाँ
वहाँ मछलियाँ पालने का काम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, एक ठेकेदार को दे दिया। और इस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, लोकल लोग जो वहाँ पे मछलियों का काम करते थे, पकड़ते थे, उनको वहाँ से निकाल दिया और सस्ते मजदूर बाहर से ले आया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। ये जो ठेकेदार था, कॉन्ट्रैक्टर था, इसने विलेजर्स को डराना शुरू किया कि हु डिडंट वांट टू लिव, जो नहीं जाते थे उनको डराया। विलेजर्स शुड यूनाइटेड, विलेजर्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और अपने हकों के लिए लड़ेंगे। फिर तवा मत्स्य संघा बनी, TMS बनी, ऑर्गेनाइज्ड हुई, उन्होंने रैलियां की, चक्का जाम किया, चक्का जाम मतलब रोड को ब्लॉक किया और डिमांड किया कि हमें फिशिंग के राइट्स दो फॉर देयर लाइवलीहुड तक, क्योंकि इनको अपना लाइवलीहुड कमाना है, इसलिए उन्होंने फ़िशिंग के राइट्स मांगे। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट, इनके प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और उसे इस इशू को देखने के लिए कहा। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और कहा कि फ़िशिंग के राइट्स वहाँ पे गाँव वालों को ही मिलने चाहिए, क्योंकि ये उनकी लाइवलीहुड है। फिर 1996 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस नहीं करेंगी तवा मत्स्य डैम से, और तवा मत्स्य डैम की फ़िशिंग के राइट्स, रिजर्वियर के राइट लोगों को दे दिए गए। 5 साल का ये एग्रीमेंट हुआ। 2 महीने बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ। 2 जनवरी 1997 को 33 विलेजेस के लोग जो तवा रिवर से बिलोंग करते थे, स्टार्टेड द न्यू ईयर, उन्होंने नए साल में पहली बार अपनी फर्स्ट कैच पकड़ी, फिर से मछलियाँ पकड़नी शुरू की। TMS टेकिंग ओवर द फिशर वर्क्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग, और इस तरह से TMS की वजह से फिश वर्कर्स ने फिर से उनकी इनकम बढ़ गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटिव बनाई विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस, और वो कोऑपरेटिव उनसे मछलियों को सही दाम पे खरीदने लगी। ये जो कोऑपरेटिव थी उसने उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी अरेंज किया और मार्केट में मछलियों को बेचने का भी अरेंजमेंट, वो पहले कमाते थे। TMS जो थी उसने फिशर वर्कर्स को लोन देना भी शुरू किया, अपने नेट को, अपने जाल को रिपेयर करवाने के लिए या न्यू जाल खरीदने के लिए। बाय मेंटेनिंग टू अर्न अ हायर वेजेस एज वेल एज प्रिजर्विंग द फिश इन द रिजर्वियर, अपने हायर वेजेस भी करवा लिए रिजर्व और फिशेस को भी प्रिजर्व किया रिजर्वियर में। इस तरह से TMS ने शो कर दिया कि अगर लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बने तो उन्हें उनके राइट्स टू लाइवलीहुड मिल जाते हैं एंड दे कैन बी गुड मैनेजर्स, और वो अच्छे से सब कुछ मैनेज भी कर सकते हैं लोग। ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कहते हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चे, वो कोई स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें लगातार चेंजेस आते रहते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोइट्री एंड द सॉन्ग्स ऑन इक्वलिटी इज़ द रिकोगनाइजेशन दैट ऑल द पीपल आर इक्वल। कहते हैं अगर जितनी भी हम पोइट्री पढ़ते हैं, सॉन्ग्स पढ़ते हैं इक्वलिटी के ऊपर, उन सब में ये कहा जाता है कि सारे लोग इक्वल हैं, क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें इक्वलिटी दी है, ऑल पर्सन्स को इक्वलिटी दी है। मूवमेंट्स और स्ट्रगल्स जो इक्वलिटी के लिए होती हैं इन इंडिया कॉन्टीन्यूसली रेफर्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है। और फिश वर्कर्स हैं जो तवा मत्स्य संघा के, होप दैट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही थी वो बात पूरी हुई जब इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वाई कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज़ इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ऐसी चीज़ जिसका रियल मीनिंग है हमारी लाइफ में। डेमोक्रेसी में हमेशा कम्युनिटीज़ जो ऑफ इक्वलिटी, वो हमेशा इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, और इस तरह से न्यू इशू भी क्रिएट होते रहते हैं और इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल होती रहती है, क्योंकि इंडिया हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टाइम पे चेंजेस आते रहते हैं, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें होती हैं वैसे वैसे लॉज बनते रहते हैं।
इशू ऑफ इक्वलिटी आर सेंट्रल टू द डेमोक्रेसी। इन दिस बुक वी हैव ट्राइड, इस बुक में हमने उन इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की जो एक चैलेंज थे हमारी इक्वलिटी के सामने। और इसमें हमने देखा कि कैसे प्राइवेटाइजेशन की वजह से हेल्थ सर्विसेज इफ़ेक्ट हुई हमारे कंट्री में। और इस बुक में हमने देखा कि कैसे बिजनेस हाउसेस के कंट्रोल करने की वजह से, मीडिया पे प्रेशर डालने की वजह से हमारे देश में इनइक्वालिटी आई, कैसे वुमेन के वर्क को लो वैल्यू दिया जाता है, और कैसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं जो कॉटन ग्रो करते हैं वो कैसे कम पैसे कमाते हैं। और इस तरह से हमने मार्जिनल कम्युनिटीज़ के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, और हमने इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ा। दिस इज़ द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी। डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट हर पर्सन की, हर कम्युनिटी की कैन बी ओनली बी रियलाइज्ड इफ़ दे हैव एडुकेट रिसोर्सेज। तभी उन्हें डिग्निटी मिल सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सकती है किसी भी कम्युनिटी को, अगर उसके पास रिसोर्सेज होंगे ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिलीज़ को पाल पोस सके। और इफ़ दे हैव आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तभी वो इस तरह से कर सकेंगे। यही था बेटे, ये समअप ही था चैप्टर आपका, मतलब कि सारे चैप्टर्स का निचोड़ था जिसमें हमने स्ट्रगल फॉर इक्वलिटीज़ पढ़ा और मेनली हमने कंसंट्रेट किया उसके ऊपर।